गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 27 अक्टूबर 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 27 अक्टूबर 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 27 अक्टूबर से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। साथ ही आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक पंचवर्षीय योजना है। साथ ही आज की वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें कुल 4 प्रश्न होंगे। चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन चारों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लास्ट वीडियो का सवाल। लास्ट वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए किस टेलीकॉम कंपनी द्वारा माई अंबर मोबाइल लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए वोडाफोन आइडिया, ठीक है दोस्तों, ये दोनों जो हैं पहले अलग अलग कंपनी थी लेकिन अब ये दोनों एक ही कंपनी हो चुकी है, वोडाफोन आइडिया। ठीक है दोस्तों, इस कंपनी का नाम है वीआई। ठीक है दोस्तों, और इसी ने हाल ही में महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए माई अंबर मोबाइल जो है लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है कि वोडाफोन आइडिया के द्वारा महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए माई अंबर मोबाइल योजना जो है लॉन्च की गई है। वही बात करें लास्ट टेस्ट की, तो लास्ट वीडियो का टेस्ट का पहला प्रश्न था कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो जैसा कि आप जानते कि जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, इन 8 राज्यों के बारे में आप जानते हैं। इन 8 राज्यों में है कुछ इस प्रकार। सबसे पहले है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात है पश्चिम बंगाल, फिर है त्रिपुरा और अंत में मिजोरम। तो ये जो 8 राज्य हैं, भारत के इन 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। साथ ही आपको याद रखना है कि ये जो कर्क रेखा है ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि वह कौन सी रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आपको याद रखना है कर्क रेखा। ऑप्शन में थे भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ग्रीनविच रेखा और कर्क रेखा। तो आपको याद रखना है कि कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। साथ ही आपको इन 8 राज्यों के नाम याद रखने हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप याद रखिएगा कर्क रेखा जो है वो ओडिशा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 2 है सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो सेबी की स्थापना हुई थी, सबसे पहले तो आपको सेबी का पूरा नाम याद रखना है। सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो सेबी की स्थापना कब हुई थी। सेबी की स्थापना हुई थी 12 जुलाई सन 1988 को। 12 जुलाई सन 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी। सेबी का मुख्यालय कहाँ है। तो सेबी का मुख्यालय है मुंबई में। आपको ये भी याद रखना है सेबी का मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में इसके चेयरपर्सन है यानी कि प्रमुख है अजय त्यागी। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर 3 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। सेबी की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1988 को, इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके वर्तमान में प्रमुख है अजय त्यागी और इसका पूरा नाम है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 था बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य स्थित है कर्नाटक राज्य में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप याद रखिएगा। तो जितने भी मुख्य मुख्य अभ्यारण्य हैं भारत के वो किस किस राज्य में है, आपको ये भी याद रखना है। तो आपको याद रखना है बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 4 था भारत सरकार द्वारा किस वर्ष को जल संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। तो भारत सरकार द्वारा सन 2013 को जल संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया गया था, यानी कि उस वर्ष में मुख्य उद्देश्य रखा गया था जल संरक्षण। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया है, तो आपको याद रखना है कि भारत सरकार द्वारा सन 2013 को जल संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। तो ये थे लास्ट वीडियो के टेस्ट के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। अब बात करें 27 अक्टूबर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य की, तो 27 अक्टूबर से जुड़ा एकमात्र जो है सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य है कि 27 अक्टूबर 1920 को देश के 10वें और पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायण जी का त्रावणकोर में जन्म हुआ था। त्रावणकोर कहाँ पर है। तो त्रावणकोर है केरल राज्य में। ठीक है दोस्तों, त्रावणकोर जो है वर्तमान में केरल राज्य में है और यहीं पर पहले दलित राष्ट्रपति, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आपको याद रखना KR नारायणन। ठीक है दोस्तों, ये पहले दलित राष्ट्रपति थे, साथ ही देश के 10वें राष्ट्रपति बने थे। और वर्तमान में जो रामनाथ कोविंद हैं, रामनाथ कोविंद वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं, ये दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं देश के। और पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो वे थे KR नारायण जी। साथ ही आपको याद रखना है कि दूसरे दलित राष्ट्रपति, मैंने अभी आपको नाम बताया रामनाथ कोविंद।
ठीक है दोस्तों, जो कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं, ये दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। साथ ही पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने थे सन 1950 में, जो कि 1962 तक रहे थे, और इनका कार्यकाल सबसे अधिक लंबा था राष्ट्रपति के रूप में भारत का। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत के सबसे अधिक समय तक रहे राष्ट्रपति कौन थे, तो वे थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि पहले राष्ट्रपति थे। साथ ही राजेंद्र प्रसाद थे ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस भाग में, तो इसके बारे में मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि संविधान के भाग 5 में वर्णन है राष्ट्रपति का। ठीक है दोस्तों, साथ ही किस किस का वर्णन है, तो इसमें जो है लोकसभा, राज्यसभा, यानी कि सभी पूरी संसद के कितने भाग है, तो 3 भाग है। राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा है, तो इन सभी का जो वर्णन है ये भाग 5 में है। साथ ही आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जो है 3 प्रकार के आपातकाल लगा सकता है। पहला है अनुच्छेद 352 के तहत। किस किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगते हैं, तो 352, 356 और 360। ये तीनों आपको याद होनी चाहिए कि ये अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत राष्ट्रपति जो है भारत में आपातकाल लगाता है। जो अनुच्छेद 352 है ये है राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 है, इसमें आता है राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद जो 360 है इसके अंतर्गत आता है वित्तीय आपातकाल। तो आपको इन तीनों के नाम भी याद होने चाहिए। 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 है राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 है, ठीक है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल। तो आपको ये तीनों भी याद होनी चाहिए। साथ ही 27 अक्टूबर से जुड़े ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप याद रखिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसने पुर्तगाल ग्रैंड प्रीमियर फॉर्मूला 1 रेस जीतकर अपने करियर की जो है 92वीं जीत दर्ज करके माइकल शूमाकर के 91वीं जीत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाल ग्रैंड प्रीमियर फॉर्मूला 1 रेस जीतकर अपने करियर की 92वीं जीत दर्ज की है, और साथ ही ये माइकल शूमाकर की 91वीं जीत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी कि इन्होंने सबसे अधिक जीत जो है जीती है वो है लुइस हैमिल्टन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि लुइस हैमिल्टन ने जो है अपने करियर की 92वीं जीत दर्ज की है, और साथ ही ये पहले नंबर पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य सरकार ने महिला शिकायतकर्ताओं के लिए क्लास रूम स्थापित करने की घोषणा की है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने महिला शिकायतकर्ताओं के लिए ग्लास रूम स्थापित करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि महिला शिकायतकर्ताओं के लिए क्लास रूम स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की गई है। साथ ही आपको उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं, जैसे कि पहला है कि उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के तट पर है। दूसरा है मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है दोस्तों, साथ ही एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में बनने जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है। तो आपको ये चारों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े हुए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत सरकार द्वारा किस देश के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर को गॉड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं मार्क एस्पर, और इन्हीं को भारत सरकार द्वारा गॉड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, और आपको याद रखना है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर को गॉड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस आईआईटी ने कोरोना वायरस की जांच के लिए कोविरैप नाम के डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में भारत के आईआईटी खड़गपुर ने कोरोना वायरस की जांच के लिए कोविरैप नाम के डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि भारत में है आईआईटी खड़गपुर, और इसी ने कोरोना वायरस की जांच के लिए कोविरैप नाम के डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है। साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि भारत की सबसे पहली जो आईआईटी है वो कौन सी है, तो वो है आईआईटी खड़गपुर। इसकी स्थापना हुई थी सन 1950 में। तो आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं कि देश की पहली आईआईटी कौन सी थी, तो आईआईटी खड़गपुर थी। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। ठीक है दोस्तों, साथ ही आप याद रखिएगा कि आईआईटी खड़गपुर के द्वारा ही कोरोना वायरस की जांच के लिए कोविरैप नाम के डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में स्वर्णलता रावत जी का निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में स्वर्णलता रावत जी का निधन हुआ है, ये लेखन क्षेत्र से संबंधित थी। ये
जो है प्रमुख लेखिका थी भारत की स्वर्णलता रावत जी। साथ ही है जो बाल प्रोग्राम आते थे यानी कि जो छोटे बच्चों के कार्यक्रम आते थे उसकी निर्देशिका भी थी स्वर्णलता रावत जी। आपको ये भी याद रखना है कि जो छोटे बच्चों के कार्यक्रम आते हैं इनकी जो निर्देशिका रही थी स्वर्णलता रावत जी। साथ ही ये लेखन से संबंधित थी और हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो ये थे 27 अक्टूबर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब चलते हैं हमारे टॉपिक पर। हमारा टॉपिक चल रहा था पंचवर्षीय योजनाओं। ठीक है दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसके अंतर्गत हुई थी, तो योजना आयोग के अंतर्गत हुई थी, जिसकी स्थापना हुई थी 1950 में। ठीक है दोस्तों, 1950 से लेकर 2014 तक जो है योजना आयोग चलता था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि योजना आयोग की गठन कब हुआ था, यह स्थापना कब हुई थी, 1950 में हुई थी, जवाहरलाल नेहरू सरकार द्वारा की गई थी। और इसका अध्यक्ष कौन होता था, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि योजना जो आयोग था इसका अध्यक्ष कौन होता था, तो देश का प्रधानमंत्री जो था वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता था। ठीक है दोस्तों, फिर हमने पढ़ा था प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी, तो 1951 से लेकर 56 तक रही थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसमें किस पर ध्यान दिया गया था, तो कृषि और सिंचाई पर ध्यान दिया गया था, जिसके अंतर्गत भाखड़ा नागल बांध परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है दोस्तों, और हीराकुंड परियोजना जैसी परियोजनाओं का जो है शुरुआत किस में हुई थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुई थी, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो कृषि और सिंचाई पर आधारित थी। तो सिंचाई पर आधारित थी तो जितनी भी सिंचाई की परियोजनाएं आई थी वो किस में आएगी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में आएगी। इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कब आई थी, तो 1956 से लेकर 61 तक आई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। और इसमें किस पर ध्यान दिया गया था, तो इसमें ध्यान दिया गया था उद्योगों पर और थोड़ा बहुत जो है कृषि पर ध्यान दिया गया था। अब जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर ध्यान दिया गया, तो इसमें किस किस का निर्माण हुआ था, मतलब किस किस की शुरुआत हुई थी, तो इसमें जो है भिलाई में जो इस्पात संयंत्र है, राउरकेला में इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये जितने भी इस्पात संयंत्र थे अधिकतर इनकी शुरुआत हुई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो था उद्योगों पर और कृषि पर ध्यान दिया गया था। तो उद्योगों में जितने भी उद्योगों का गठन हुआ था वे सभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। फिर आई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी उद्योगों पर ध्यान दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ तक पढ़ा था तीसरी पंचवर्षीय योजना तक, जो आई थी 1961 से लेकर 66 तक। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय काल था, जिसके समय क्या हुआ कि 65-66 में जो है अकाल पड़ गया था, जिसके बाद जो है इन योजनाओं को स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद 1966 से लेकर 1966 से लेकर 69 तक जो है योजना अवकाश रखा गया था, यानी कि इसमें कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई थी। तो आपको याद रखना है कि योजना अवकाश कब पड़ा था, तो 1966 से लेकर 1969 में जो था योजना अवकाश आया था। ठीक है दोस्तों, फिर योजना अवकाश समाप्त हुआ और 1969 से लेकर 1974 तक अगले 5 वर्षों तक जो है चौथी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। अब आपको याद रखना है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था, तो 1969 से लेकर 1974 तक। ठीक है दोस्तों, ये था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। इसके बाद था कि लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल को लागू किया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। ये इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि लियोनटिफ के, एक व्यक्ति का नाम है लियोनटिफ, के आगत निर्गत मॉडल यानी कि इनपुट आउटपुट मॉडल को लागू किया गया था। तो क्वेश्चन ये बनता है कि लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल को किस पंचवर्षीय योजना के लिए लागू किया गया था, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो है लागू किया गया था लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल को। तो इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पर वो ये है कि 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत तरीक़ों से बनता है। सबसे पहला तो ये बनता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, 1969 में किया गया था। अगला बनता है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किनके समय हुआ था, तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, और इन्हीं के समय में हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो ये 3 प्रकार से क्वेश्चन बनता है बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में देखा गया, तो आपको यहाँ पर सीधे सीधे याद रखना है कि 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है दोस्तों, यानी इनके कार्यकाल में किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो आप आसानी से याद रख सकेंगे। अगला है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम यानी कि डीपीएपी की शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 में हुई थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है जी। इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि डीपीएपी की
जो है शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। और अगला था कि परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू किया गया था? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। इसके बाद आई थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजनाएं रही थी 1969 से लेकर 74 तक। इसके बाद जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना आई थी 1974 से 1978 तक। ये सिर्फ 4 वर्षों तक रही थी। ऐसा क्यों था तो हम जानेंगे अभी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो ये था कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में कौन सा कार्य हुआ था? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक ही कार्य हुआ था कि 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी कि आरआरबी की स्थापना की गई थी, यानी कि रीजनल रूरल बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, जैसे कि चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसी प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी 1975 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में की गई थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अब जो है ये पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी ये 4 वर्षों तक क्यों रही थी? क्योंकि 1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा योजना को समाप्त कर दिया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि 1977 में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी को हराकर। इंदिरा गांधी जो थी वो कांग्रेस से थी। ठीक है दोस्तों, और मोरारजी देसाई ने इन्हें हरा दिया था 1977 के चुनाव में। 1977 में जो है मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी सरकार को जो है गिरा दिया था, जिसके पश्चात जो है जनता पार्टी द्वारा योजना को समाप्त कर दिया गया था। यानी कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना चल रही थी इसे समाप्त कर दिया था मोरारजी देसाई सरकार ने, जो कि उस समय जनता पार्टी के अंतर्गत थे। यानी कि जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता थे मोरारजी देसाई, इसलिए ये प्रधानमंत्री बने थे उस समय। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं के द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना को स्थगित कर दिया गया था। इसीलिए जो ये है पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष तक चली थी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के हमारे टॉपिक में हमने पढ़ा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो हम एक बार फिर से जान लेते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो थी यह आई थी 1969 से 74 तक। ये लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल को इसमें लागू किया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य था वो ये था कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था सन 1969 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। अगला है डीपीएपी कार्यक्रम यानी कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1973 में। इसके बाद परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। फिर आई थी पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 4 वर्ष तक रही थी 1974 से 1978 तक। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी कि आरआरबी की स्थापना, जिसके पश्चात जो है 4 वर्षों के अंदर ही इसे समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि 1977 में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे मोरारजी देसाई, उनकी सरकार बनी थी जनता पार्टी की सरकार, और इन्होंने कांग्रेस द्वारा जो शुरू की गई थी पांचवी पंचवर्षीय योजना इसे समाप्त कर दिया था। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, और आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। साथ ही इनमें से जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगे उन्हें आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं हमारे टेस्ट पर। आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न है चंदावर का युद्ध जो है ये किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है। इसके बारे में आपको बहुत बार बताया है, तो इसका आंसर आप ज़रूर बताइएगा कि चंदावर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है सेन वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात पाल वंश की स्थापना हुई थी बंगाल में, और इसके संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था गोपाल। ये क्वेश्चन हाल ही में एसएससी सीएचएसएल के पेपर में आया था कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो गोपाल था। तो जब पाल वंश को हराकर, आपको बताना है कि पाल वंश को हराकर सेन वंश की स्थापना किसने की थी बंगाल में? पाल वंश जो था ये भी बंगाल के क्षेत्र में था, और इसी को जो हराकर या इसको परास्त करके सेन वंश की स्थापना की गई थी। तो आपको बताना है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन नंबर 3 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 9 भारतीय व्यक्तियों को अभी तक नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जिनमें से कैलाश सत्यार्थी एक है, और ये सबसे अंतिम है। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला था। आपको बताना है कि कैलाश सत्यार्थी को निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका आंसर आपको जरूर देना है। तो ये है आज के टेस्ट के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इन चारों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलते हैं आज के सवाल पर।
आज के वीडियो का सवाल है, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो से रिलेटेड है और इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत में कार्यक्रम में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये थे 27 अक्टूबर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, 27 अक्टूबर से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य, आज के टेस्ट के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज का सवाल। तो आज के टेस्ट के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज के सवाल के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही जो आज का हमारा टॉपिक था उसके सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।